नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष रंजन राय जी, जो बक्सर के रहने वाले हैं। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम एनडीए के जो तमाम समीकरण हैं, जो घटते बढ़ते समीकरण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनीता जी, आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। जी जी अनीता जी, बिहार में अब राजनीति गर्मा गई है और नाना करते करते भी अब सभी दल चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं। आज जेडीयू ने अपनी रैली का आयोजन किया है, डिजिटल रैली का, जिसके अंदर नीतीश कुमार लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो एनडीए के घटक दल हैं, उसमें भी कुछ तोड़फोड़ नजर आ रही है। जीतन राम मांझी के जुड़ने के बाद से जो चिराग पासवान है, वो थोड़े से इस समय परेशान हैं और थोड़े से नाराज भी हैं। उन्होंने नीतीश से अपनी असहमति जाहिर की, और जो नीतीश कुमार ने अभी एक घोषणा की है, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं, उनको अगर किसी वजह से उनकी हत्या होती है या आपराधिक उसमें होता है, तो उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दी जाएगी। और चिराग पासवान ने नीतीश को चिट्ठी लिखी है कि पिछले 15 वर्ष में ऐसी जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई है, उसमें अगर उन लोगों को नौकरी नहीं दी गई तो इसको एक चुनावी घोषणा माना जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आप के साथ ये जो बात जो जानना चाहते हैं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं अनीता, ये क्या लग रहा है कि एनडीए की जो संभावनाएं, जो हम एक बार देख रहे थे कि बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन है, कहीं ना कहीं उन पर कुछ थोड़ी सी चोट पहुंच रही है। अनीता जी के बाद फिर संतोष जी से भी जानेंगे इस बात को, वो कैसे इस चीज को टैकल कर रहे हैं। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है, नो डाउट। और जिस तरह से भाजपा ने अपने 70 सदस्यीय चुनावी समिति का संगठन किया है, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। उधर आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस बार अब की बार युवा सरकार, नीतीश सरकार ने कहा है कि अब की बार फिर से नीतीश सरकार। तो आरजेडी की तरफ से स्लोगन दिया गया है अब की बार युवा सरकार, मतलब तेजस्वी अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री चेहरा पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इस बीच में हम अगर एनडीए और महागठबंधन को अगर देखें, तो महागठबंधन में हर बार कोई ना कोई मुंह फुलाए नजर आ रहा है, असंतुष्टि नजर आ रही है। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अभी तक उन किस ग्राउंड पे वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो बात अभी तक क्लियर होके सामने नहीं आई है। तो रणनीति वहां बन ही रही है, और यहाँ हर कोई अपनी रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में कूद चुका है, अगर एनडीए की बात करें तो। लेकिन ये भी सही कहा आपने कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर वहां पे कोई एक दूसरे को के साथ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो दोषारोपण यहाँ भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और महत्वाकांक्षाएं जो हैं युवा नेताओं की, वो ऊपर लबरेज होके सामने नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी शीर्ष की अगर बात करें, उनकी तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो बीजेपी को इसमें कोई संशय नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ वो चुनावी मैदान में कूदेंगे और वो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लोजपा, चिराग पासवान जिस तरह से बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो एक फिंगर आउट कर रहे हैं, वो बार बार नीतीश कुमार की तरफ जो है वो कड़े बोल रहे हैं, एक उंगली उठाना टाइप से कहना कि उनके कार्यकाल में को लेकर के वो काफी असंतुष्ट हैं। ये जो बॉडी लैंग्वेज वो जाहिर कर रहे हैं, इसको किस तरह से माना जाए? हो सकता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उनको लगता है कि युवाओं की मांग हो रही है और वो एक सक्सेसफुल लीडर ऑफ बिहार बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रामविलास पासवान की भी यही कोशिश है कि अब उम्र हो चुकी है और बेटे को पूरी तरह से इस राजनीतिक मैदान में लॉन्च कर दिया जाए, जिसका ये आगाज माना जा सकता है। दलित चेहरा बनके दलित राजनीति लोजपा करती है। अब दलितों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है कि अगर SC ST में से कोई भी इस तरह से लोग किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसको हम रोजगार देंगे, उसको एक नौकरी देंगे।
तो उस पे उनका है कि अगर 15 साल में नहीं दिया तो अभी एक चुनावी स्टंट ही माना जाएगा। तो ये इसको कैसे, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे की रोल अदा करने वाली है, एनडीए को एक साथ मिल के आगे जाना है। जो लोजपा एज ए घटक दल अगर केंद्र में बीजेपी के साथ है, तो जिस तरह से बिहार में वो लगातार अग्रेसिव हो रही है और बयानबाजी कर रही है, तो इसको कैसे संभालेगी बीजेपी, ये क्वेश्चन मार्क है। जरूर मैं संतोष जी से पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसी असंतुष्टि हो गई कि चिराग एकदम ज्वालामुखी बनकर तैयार है फटने को एकदम, कि नहीं हम तो अब अपनी राह खुद चलेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी लोजपा की होने वाली है, जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि वो एनडीए के घटक दल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अतुल जी, आपके माध्यम से मैं संतोष जी से जरूर पूछना चाहूंगी कि किस तरह से वो चलना चाहते, बीजेपी किस तरह से चलेगी। जी, इसमें क्या है कि जो संतोष जी अभी दिखाई दे रहा है कि एक और तो भाजपा कोशिश कर रही है कि सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ें, वहीं घटक दल उतनी आसानी से हाथ रखते नजर नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट ये भी है कि भाजपा में भी कुछ लोग एक मानकर चल रहे हैं कि अगर नीतीश का साथ छोड़ दिया जाए, भाजपा अगर अपने दम पर चुनाव लड़े तो ज्यादा सफल होने की उसकी ख्वाहिश है। हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि नीतीश उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी बहुत वक्त है। तो कुछ आप बताएं कि ये जो चल रहा है, जिस प्रकार से चिराग, अनीता जी ने भी कहा कि धधक रहे हैं और वो ज्वालामुखी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो भाजपा क्या रणनीति लेकर चलेगी? के सबके ऊपर बिहार है, तो बिहार की चिंता करते हुए हमारे नेतृत्व ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारे एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार, बढ़ता हुआ बिहार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एनडीए के चुनाव में जाने वाले हैं, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। रही बात चिराग जी की, तो उनको भी हम संतुष्ट करेंगे। आप हमारे सबसे पुराने एलाई हैं एनडीए के, आप अगर किन्हीं कारणों से आप असंतुष्ट होंगे, हम आपको संतुष्ट कर रहे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप संतुष्ट हों, क्योंकि हम बिहार बनाने चले हैं। इसलिए बिहार बनाने के लिए सबका एकजुट रहना जरूरी है। आज अगर हमसे माझी जी जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। अगर और भी कोई बिहार बनाने के लिए हमसे जुड़ना चाहे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन एक समय मौका मिला था लोगों को कि बिहार में आज तेजस्वी जी गाल पीटते चल रहे हैं, गाल बजाते चल रहे हैं, उन्हें मौका मिला था एक बार यही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का, तो मिट्टी घोटाला करने लगे, अपने जमीन की मिट्टी को चिड़ियाखाना में भरने लगे, बेचने लगे थे बिना टेंडर के, बिना इसके। तो बिहार देख चुका है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे आगे आने वाले, अगर आपको सत्ता बिहार की जनता देती है तो आप क्या करने वाले हैं। इसलिए सब ख्याली पुलाव है तेजस्वी जी का कि आप सरकार में आने वाले हैं, सब ख्याली पुलाव है, क्योंकि बिहार की जनता आपको अच्छे से समझती है। आपको, आपके नेतृत्व में आप उप मुख्यमंत्री थे, आप ट्रैक्टर पर मिट्टी ढुलाई कर रहे थे, लोगों ने देखा है। कहीं आपने रोजगार की बात नहीं की, रोजगार की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की कि कैसे आपका भाई भी मंत्री हो जाए, आपकी बहन भी सांसद हो जाए। तो आपने सिर्फ परिवार की चिंता की, बिहार की चिंता नहीं की। अभी जो नया चुनावी घोषणा पत्र आया है, तो आरजेडी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर युवा रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, और उसके हिसाब से उन्होंने वादा किया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो वो सबको रोजगार देंगे। अरे सत्ता में तो बड़ी लंबे समय तक रहे, उनके पिताजी सत्ता का सुख अब रांची के जेल में भोग रहे हैं। तो इसलिए सब छलावा है, बिहार को ठगने का काम इन्होंने बहुत दिनों तक किया है। इनके गुमराह नहीं होने वाली है बिहार की जनता, बिहार के युवा, क्योंकि कभी हम भी बिहार में पढ़ते थे, जब इनकी शासन काल आई थी उसी काल में मैं पढ़ा हूं। हम दुर्दशा देखे हैं, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड में हम पटना के ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं, प्रतिष्ठित कॉलेज में, जो कि पाटलिपुत्रा में पॉलिटेक्निक है, मैं डिप्लोमा वहां से किया हूं। हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया था उस समय के सत्ता शासित लोगों के द्वारा कि मंच पर आगे के 2 बेंच पर वही बैठेंगे जो सरकार चला रहे समर्थित जात के लोग। तो हमने वह भी दिन देखा है, आज के युवाओं ने यह नहीं देखा है। आज के युवाओं को हम बताना भी चाहेंगे कि आज क्या हो, पहले क्या हुआ है, फिर अगर आप सत्ता में लाते हैं तेजस्वी जी को तो क्या होगा। इसलिए युवा छलावा में नहीं आएंगे।
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करके आगे आने वाले चुनाव में बिहार के साथ खड़े रहेंगे, बिहार के विकास के लिए खड़े रहेंगे, अपने भविष्य के लिए खड़े रहेंगे। हमने 15 साल सरकार चला है, इन बीच में 3 साल का आंकड़ा हम आपको देना चाहेंगे। हम इस 3 सालों में स्वास्थ्य मंत्रालय, एकमात्र मंत्रालय, हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों, एएनएम की बहाली में लगभग 22 से 23 हजार लोगों को नौकरी दिया, जो कि आजादी के बाद कभी 3 सालों में नहीं हुआ है। हम आपसे कहेंगे कि हम हर जगह चिंता कर रहे हैं कि कैसे बिहार आगे बढ़े। आज कोरोना का काल है, हम कहना चाहेंगे कि महामारी के चलते हम लोग सब परेशान है, पूरा बिहार परेशान है, लेकिन इसको भी झेल के हम आगे निकलने वाले हैं, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आज गंगा पर एक समय इस बिहार में 4 पुल हुआ करता था, आज 8 पुल ऑनगोइंग है। आजादी के बाद 60 सालों में मात्र 4 पुल गंगा पर हुआ करता था, आज 12 पुल चल रहा है। हम आपसे कहेंगे कि बिहार विकास कर रहा है, एनडीए के नेतृत्व में विकास कर रहा है। संतोष जी, आपसे सवाल है कि ये सारी बातें ठीक हैं कि हाँ पुल बन गई हैं, पुल टूटा भी, बना तो टूटने की भी खबरें आई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी करने वाली सबब होती है और युवाओं को जो अट्रैक्ट करता है वो है रोजगार और बेरोजगारी। बेरोजगारी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बिहार की जनता नाराज नजर आ रही है। जब भी बातें होती है तो शिक्षण संस्थानों को लेकर पेरेंट्स जो है उनका कहना है कि बहुत ही डिटोरिएट कर गया और रोजगार के कई नए संसाधन कहीं नहीं उत्पन्न किए गए। 15 साल नीतीश कुमार को भी दिया गया। अब जबकि तेजस्वी यादव एक नया पोर्टल लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक नंबर इशू किया है, बोला है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये बेरोजगारी की समस्या बिहार से जाएगी। तो क्या लगता है कि ये जो एक पर्क दिया गया है आरजेडी की तरफ से, वो कितना युवाओं को लुभा सकता है? देखिए, उन युवाओं में हम भी आते हैं, हमने अच्छे से देखा है उनके नेतृत्व को, उनके व्यवस्थाओं को कि वो क्या करते रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको जब आप अब तो उम्र थोड़ा और ज्यादा हो गया है, आप तो अब सीनियर में हो गए हैं, क्योंकि आप जिस समय उप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या काम किया पूरे बिहार ने देखा है। आपके पिताजी को केंद्र में मौका मिला तो रेल घोटाला किया आपने, जमीन घोटाला किया। जब आप बिहार में आपके पिताजी सरकार में थे तो उसके भुक्तभोगी आप रांची जेल को भोग रहे हैं। इसको खूब अच्छे से भली भांति से बिहार का युवा देख रहा है, और जो युवा आज नए हुए हैं उनको हम बताने का काम करने वाले हैं कि इनके राजकाज में क्या हुआ है। बिहार ठीक है, हो सकता है आपका कहना सही है, थोड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर हुए हैं, हम आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं कि कैसे हम मजबूत होंगे, कैसे हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। क्योंकि देखिए, बिहार कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़ में झेलता रहा है। हम 12 महीने मजदूरी देने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि 6-6 महीने तक हमारे आधा बिहार पानी में डूबा रहता है। उसके लिए हम बड़े स्तर पर सोच रहे हैं कि कैसे हम उनको व्यवस्थित करें, हम सेल्फ सस्टेन स्टेट कैसे बने, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर हम भी चुनाव में जाने वाले हैं कि हम सेल्फ सस्टेन स्टेट कैसे बने, हम क्यों मुंबई जाएं, हम क्यों नहीं बिहार में रोजगार पाएं, हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं हमारे बक्सर के उपलब्ध संसाधनों के बीच जो दियारे में उपलब्ध चीजें हैं, हम उनकी मार्केटिंग करें, हम उनको आगे बढ़ा पाएं हर प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए हमने मांग की है कि फूड चेन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं कमजोर हम हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरकार है तभी हम मांग कर रहे हैं, सरकार है तभी हम व्यवस्थित हैं। क्योंकि आज 4 लेन की सड़कें चल रही हैं खूब जोर शोर से इस बिहार में, जबकि मेरा मानना है कि पहले ले भी मांग लिया जाता था, सड़कों की काम बंद हो जाते थे, ईंट रखने के पहले पैसा रुपया रखना पड़ता था वहां काम करने के लिए, सब बंद हो गया है इस बिहार में। तो बिहार बढ़ रहा है। हम आपसे कहेंगे कि बिहार के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं, हम युवाओं को भी रोजगार देंगे, हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। हमने युवाओं को रोजगार दिया भी है और आगे भी देंगे। आज हमने कोटा से एक-एक छात्र को अपने घर तक लाने का इस कोरोना काल में काम किया है। उसमें हमारी केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया है और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने भी आगे बढ़ के उन छात्रों को अपने यहाँ बुलाने का काम किया है। आपने बक्सर का जिक्र किया संतोष जी। बक्सर
क्योंकि बक्सर जब जिक्र किया तो राम हमको याद है, जय श्री राम याद आ गए, क्योंकि ये भी ये जगह भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है और राम सर्किट जो बन रहा है, रामायण सर्किट में आता है हमारा बक्सर, क्योंकि नहीं रखा गया था और चिट्ठी लिखनी पड़ी थी आप लोगों को कि इसको फिर इंक्लूड किया जाए। आखिर बिहार को केंद्र सरकार इतना इग्नोर करके क्यों चलती है? बिहार की छोटी छोटी चीजों को भी देखिए, कभी कई बड़ा देश है, बड़े नेतृत्व में हम चल रहे हैं, कभी कभी जगाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो तथ्य के साथ जब हमने प्रस्तुत किया तो सरकार को शामिल करना पड़ा। अरे हमारी सरकार है, हम जो कहते हैं उसको मानना पड़ता है, क्योंकि हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए चल रहे हैं। तो आज के समय में जो रामायण सर्किट की ट्रेन आई हमारे यहाँ रघुनाथपुर स्टेशन पर रुकी, हम लोगों ने भव्य स्वागत किया। वो लोग भी आह्लादित थे, क्योंकि ब्रह्मपुर महादेव के मंदिर में आके जब पता चला कि श्री राम जी इधर से ही गुजरे हैं तो सब लोगों ने उस धरती को भी चूमा है। तो यह भारत सरकार का देन है कि पूरे देश के कोने कोने के लोग बक्सर की धरती पर आए, क्योंकि जिस धरती पर श्री रामचंद्र जी को पठन पाठन के लिए आना पड़ा, वैसी धरती है बक्सर। हम आपसे कहना चाहेंगे ऋषि मुनियों की धरती है, हम इसको मिनी काशी कहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा अतुल जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, हम जो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केंद्र का तो है ही, केंद्र के काम को तो बता ही रहे हैं। बिहार में भी अपने घटक दल को और पूरी एनडीए को काफी मजबूती से उसको रिप्रेजेंट करते हुए संतोष जी अपनी बातों को कह रहे हैं। क्या लगता है कि संतोष जी की बातों में कितना दम रहेगा और किन किन वादों के साथ इस बार एनडीए चुनावी मैदान में कूदने वाली है? अतुल जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी। देखिए क्या है कि जो कुल मिलाकर संतोष जी एक जिसे कहते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह अपने गठबंधन को भी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन संतोष जी वहीं एक दूसरा सच ये भी है कि कोरोना काल में नीतीश कुमार जिस तरीके से शुरुआती दौर में पब्लिक के सामने से नहीं आए, पब्लिक के मन में कहीं ना कहीं है कि नीतीश जी को जिस तरीके से जनता के साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, कोरोना को, बाढ़ की लड़ाई को, नीतीश जी उसमें शुरुआती दौर में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहे और विपक्ष का भी ये आरोप था। हाँ, ये बात है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की जो इमेज है राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी में भी गफलत पालने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात होती है जब मोदी की बात करते हैं। सुशील मोदी जी के साथ भी वही संकट है, क्योंकि सुशील मोदी नीतीश के जिसे कहते हैं कि छवि से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी उनका एक बयान आया कि हम लोग बिना किसी कोई भी घटक दल अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता, जबकि आपके ही सांसद आर.के. सिंह जी ने कहा कि अगर भाजपा चाहे तो अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सुगबुगाहटें हैं। नीतीश आपके सहारे हैं, भाजपा के लोगों को लगता है कि उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। कहीं अगर ये स्वर बना तो आप कैसे इसको देखेंगे? हम देखा था सुशील जी के भी बयान को। सुशील जी का बयान, हर एक बयान एनडीए को मजबूत करने वाला होता है, बिहार को स्थिर सरकार देने वाला होता है, और जो सरकार चलाता है उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो हम कहेंगे आपको, देखिए हमने पहले ही बोला कि जो गठबंधन है यह गठबंधन बिहार के लिए है। कई मजबूरियां हैं, हम इनको मानते हैं। कोई शौक, हमारा गठबंधन कोई शौक नहीं है, लेकिन बिहार मेरे प्रायोरिटी पर है, इसलिए हम बिहार को विकास के लिए हम इस गठबंधन का धर्म का पालन करते हैं, गठबंधन को जोड़ के चलते हैं। और सुशील जी हमारे सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा है वह सत्य है, हम उसको स्वीकार करते हैं हम भी। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 1 साल पहले इसी बिहार के 39 सीटों पर जीतकर केंद्र में सरकार बनाई है। बिहार की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आगे आने वाला जो विधानसभा का भी चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। हम पूरे आशान्वित है, पूरे भरोसे के साथ बिहार की जनता के साथ हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है संतोष जी, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया है कि जो आपका गठबंधन और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भाजपा को शिवसेना के साथ जो गठबंधन हुआ था उसमें आखिरी समय पर मुंह की खानी पड़ी,
और ये भी जो आपका गठबंधन है इसमें गांठ पड़ी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि नीतीश कुमार पिछला चुनाव जो विधानसभा का लड़े थे वो आपके खिलाफ लड़े थे और आप उनके खिलाफ लड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो आम वोटर है उसके मन में भी कहीं ना कहीं तो रहता है कि, और यही वो मौका है जिस समय वो अपने हिसाब सारे पूरे करता है। तो पिछला चुनाव आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और विधानसभा में अब आपका और उनका गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं सीटों का समझौता, जहां पर आप लड़े थे चुनाव, हो सकता है अभी कहीं गठबंधन के और घटक दलों की दावेदारी हो। अब जीतन लाल मांझी आपके यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो अपना अपना कार्यकर्ता है, अगर उसकी कहीं कुर्बानी होती तो उसका अफसोस तो रहेगा ना जी। देखिए, हम तो आपको पहले ही बताया कि हम इस गठबंधन में कई चुनाव लड़े हैं और रिसेंट अभी 1 साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा है और सफलता भी पाई है। तो उस गांठ को हमने खत्म करने का काम किया है। जब पिछला चुनाव में आरजेडी और जदयू साथ में लड़े थे तो उस समय लोगों को अफसोस होता था कि यह गठबंधन बिहार के लिए नहीं है, बिहार के लिए गठबंधन एनडीए की ही गठबंधन है। उसको चरितार्थ लोगों ने किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो अभी 1 साल पहले हमारी सरकार आई है। हमने 39 सीट जीतकर बिहार से दिया है। तो हम कहेंगे आपसे कि हमारे कार्यकर्ता प्रफुल्लित मन से बिहार में फिर से अग्रसित हैं कि एनडीए की फिर से सरकार बने। देखिए, हमारे पास कुछ जमीनी फीडबैक है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए अंदर मन से तैयार नहीं है। हालांकि वक्त है अभी आपके पास उसको मनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा खलिश है कि वो चाहता है कि हम चुनाव इस बार अपने दम पर लड़ें, क्योंकि उसको अपनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कि पहले ही तय कर दिया गया है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हम कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएंगे, अपने नेताओं के साथ भी बैठेंगे, इन सभी चीजों को दूर करके फिर से चुनाव में हम जा रहे हैं। और जहां कमियां होंगी उनको भी हम दूर करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के भरोसे ही पार्टी चलती है, कार्यकर्ता के ही भरोसे ही हम चुनाव में जाने वाले हैं। कार्यकर्ता को नाराज करके हम नहीं जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता के को मना कर जाएंगे, कार्यकर्ता को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बिहार की बात है, बिहार के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं, बिहार के विकास के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं। इसलिए हम एनडीए की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि जो आपका चुनावी पैनल बना है उसमें काफी मैं देख रही हूँ कि जातीय समीकरण को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। नित्यानंद राय के अगुवाई में ये पैनल बना है, जिसमें निषाद से लेके मौर्य से लेके आपके ट्राइबल लीडर्स सारे उसमें इंक्लूड हैं, देश भर के नेता आए हुए हैं और वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनको वहां पे अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे और वही जगह दी गई है उनको। अगर किसी ट्राइबल नेता को अगर हम देखें कि उनको बुलाया गया है, तो मरांडी, जैसे बाबूलाल मरांडी को अगर बुलाया गया है तो उनको वो भागलपुर, चंपारण, जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र बाहुल क्षेत्र है, उनको वो दिया गया है। अगर हम देखें मौर्य को बुलाया गया है तो उसके हिसाब से उसी क्षेत्र में दिया गया है। निषाद को दरभंगा और ये सब वाला क्षेत्र दिया गया है। लेकिन ये और बात है कि जातीय समीकरण को लेकर के काफी अच्छी बैठक हो रही है और ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ वर्कआउट करके रणनीति बना के ये पैनल तैयार किया गया। लेकिन आपके घटक दल नीतीश कुमार ये बार बार क्या बोलते हैं कि हम किसी भी सांप्रदायिक ताकत को कभी भी यहाँ पे हावी नहीं होने देंगे। वो कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं वो कि सांप्रदायिक ताकत को हावी नहीं होने देंगे? बार बार नीतीश कुमार गाहे। अनीता, वो जो कहना चाहते हैं वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मैं संतोष जी से जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी इसको कैसे समझ रही है। देखिए, हम तो पहले कहेंगे अनीता जी की बातों पर कि पार्टी व्यापकता कैसे की सीढ़ी है, सबको जोड़ के लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ, सबके साथ विकास की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने जहां जरूरत है ट्राइबल लीडर्स की, हमने ट्राइबल लीडर्स को जोड़ा है, जहां जरूरत है अति पिछड़े की वहां भी है। और हमारी लीडर माने गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप वाली पार्टी है आज, तो सबका सम्मान है, सब लगे हैं कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी फिर से सरकार में आए। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं अपने सरकार के इसमें बोलते हैं और एनडीए के नेतृत्व के हिसाब से ही बोलते हैं, कोई उनका अपना बयान नहीं होता है। आज वो एनडीए के नेता हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आप
पूरे व्यापक तौर पे आप अपनी रणनीति यहाँ पे चर्चा किए। देखना ये होगा कि चिराग पासवान को कैसे आप संभाल पाएंगे, क्या किस तरह से उनको आगे ले जाएंगे, या चिराग यानी कि लोजपा अखिलाचारों की राह पे चलेगी। अतुल जी, आपके कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए, और यही मौका होता है जब नेता जनता के हर सवालों का जवाब देते हैं। हमारे पास जनता के कई सवाल भी आते हैं जिनको पूछना बहुत जरूरी होता है, वो लिखते रहते हैं कमेंट बॉक्स में भी और मेल के जरिए भी भेजते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। जी बिल्कुल। आज की जो चर्चा रही वो इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी ये रही कि संतोष जी स्वयं, जो कि भाजपा की युवा जो गठ है उसके जो प्रमुख हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी ओर से जो जिसे कहते हैं राजनीतिक चतुराई से अपने जो तमाम जवाब दिए, इसमें गठबंधन को भी संभाला उन्होंने, मुख्यमंत्री को भी डिफेंड किया, और जो एक समन्वय बनाने का काम होता है कार्यकर्ता का, वो उस नाते उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा संतोष जी, क्योंकि जनता के मन में क्या है जनता हमें भी बताती है। कुछ सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। अच्छा है कि आप जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता को साधने की बात कर रहे हैं, अपना कार्यकर्ता को साधने की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार अपडेट में आज की चर्चा में, बड़ी खबर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अनीता जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद। संतोष जी आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्यार और समर्थन आप हमें दे रहे हैं, निरंतर आपकी बातें, आपकी राय हमारे को biharupdate@gmail.com पर मिल रही है। आप उसे लिखते रहें। आप हमारे को गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।